हाय एवरीवन। तो इट्स डे 2 ऑफ चैलेंज। तो भैया आज हम कवर करेंगे अपने डे 2 के अंदर डेवलपमेंट चैप्टर। तो ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है और जितना नाम से टफ लग रहा है ना भाई साहब, उतना ही बाबू, उतना ही प्यारा, उतना ही आसान चैप्टर है। तो चालू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले एक चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि जब भी आप किसी चैप्टर को समझो तो उसके टाइटल को समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे टाइटल आता है हमारा डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? तो भैया डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का पहले से ज्यादा बेहतर होना, किसी भी चीज का पहले से ज्यादा ग्रो करना, किसी भी चीज का पहले से ज्यादा डेवलप होना, इट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। एक सिंपल से एग्जांपल से समझो कि भैया हमारा पहले के टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था। ठीक है कि या तो हम जिंगल वाला हु करते थे या वो तारों वाले फोन में बात करते थे, बट आज के टाइम पे घड़ियों से लेकर अंगूठियों तक हर किसी चीज में फोन है एंड दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। पहले हम लोग जो है वो जानवरों की सवारी करते थे, हम लोग जो है वो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चलाते थे, बट आज के टाइम पे पानी हवा लैंड हर चीज पे चलने वाली हमारे पास गाड़ियां हैं। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले से ज्यादा बेहतर होना, पहले से ज्यादा एडवांस्ड होना इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जाननी बड़ी जरूरी है और वो ये है कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक होता है मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, दूसरा होता है नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट वो होता है जिसको आप पैसे से खरीद सकते हो, गाड़ी बंगला मकान, इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। नॉन मटेरियलिस्टिक क्या होता है? नॉन मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे कि क्रश का प्यार, ठीक है, साथ ही साथ फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। ये सारी चीजें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तुम कहोगे सर फ्रीडम खरीदी जा सकती है, अगर जा सकती है तो अपने पिताजी को 10 लाख का चेक दो और उनसे कहो कि 12 बजे तक तुम्हें घूमने दें। अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, मान लेंगे। तो बेसिकली पैसे से जो डेवलपमेंट खरीदी जाती है उसको बोला जाता है मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, और जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती उसको बोला जाता है नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी बात करते हैं कि सर ये जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो भैया हमारा पूरा देश जो है वो इसी डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर है। क्योंकि जो हमारा देश है जब तक उसके लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो देश डेवलप कैसे होगा, वो देश एडवांस कैसे होगा? आज हम जिन देशों में जाने की बातें करते हैं, यूएस यूके एंड ऑल, वो क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे एडवांसमेंट है, इसी वजह से ना। तो यहीं पे बात आती है और वो ये आती है कि भैया व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करता है और डेवलपमेंट लोगों की क्या होती है। देखो एक सिंपल सी बात ये है, जो डेवलपमेंट होती है ना भाई वो सबके लिए सेम होती है, बट डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होती। तुम समझोगे मैं क्या पागलों वाली बातें कर रहा हूँ भाई। सिंपल सी बात है कि जो डेवलपमेंट है वो ज्यादातर गोल सबके लिए सेम रहते हैं। जैसे एग्जांपल कि क्लास 10th के जितने बच्चे हैं इस समय, उन सबके लिए बेसिक बेयर मिनिमम गोल है कि उनको क्लास 10th में पास होना है किसी भी तरीके से। बट डिफरेंट गोल कैसे? डिफरेंट गोल ये है कि भैया किसी को जो है वो आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को आईआईटी क्लियर करना है, किसी को मेडिकल का एग्जाम क्लियर करना है। तो ये है डिफरेंट गोल्स। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। दूसरी चीज ये आती है कि भैया डेवलपमेंट ना कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी क्रिएट कर देती है, कभी कभी मुद्दे भी बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है? बड़े प्यारे एग्जांपल से समझो कि देखो भाई अब एक जगह पे डैम बन रहा है और डैम जो है वो 4x4 के 100 गज के एरिया में तो बनेगा नहीं, बहुत बड़ी जगह पे डैम बनाया जाएगा जहाँ पे नदी होती है। और एक सिंपल सी बात, जरा क्रोनोलॉजी समझिए कि जहाँ पे भी डैम बनेगा मतलब वहां पे नदी होगी, अगर नदी होगी तो मतलब वहां पे खेती बाड़ी हो रही होगी, और अगर खेती बाड़ी होगी जानवर तो करेंगे नहीं, तो इंसान भी रहते होंगे, छोटा मोटा कस्बा गांव वगैरह होगा। और जब डैम बनाया जाएगा ना भाई तो उस डैम की वजह से वो सारे के सारे पेड़ पौधे जंगल और वो जमीन उन लोगों के घर सब कुछ उजाड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लैंड पे बनता है। अब तुम कहोगे सर क्या दिक्कत है इसमें? हमें तो फायदा ही है, क्योंकि शहरों में तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और जो पानी है वो अच्छे से आएगा। लेकिन भाई उनका सोचो ना जो वहां पे रह रहे, जिनका वहां पे घर था उनके तो घर उजाड़ दिए, जिनके वहां पे जो जानवर रह रहे थे उन सबका हैबिटेट चला गया। एंड दिस इज वेयर डेवलपमेंट क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट्स। तो समझ में आया क्या होता है ये? अभी बात करते हैं कि सर डेवलपमेंट हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखो भैया डेवलपमेंट जो है वो 3 तरीके का होता है, मतलब 3 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। सबसे पहली जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की वो होती है अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पे डेवलपमेंट का डी भी नहीं आया, मतलब कि जहाँ पे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भूखे नंगे हैं। सॉरी टू से बट भाई कहना पड़ेगा, गरीब हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है ये सबसे पहली स्टेज आती है अंडर डेवलपमेंट, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो बेचारे पत्थर खा रहे हैं, मिट्टी चाट रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए पैसे भी नहीं है। उसके बाद जब धीरे धीरे डेवलपमेंट आनी चालू हो जाती है तो आती है सेकंड स्टेज, दैट इज डेवलपिंग स्टेज। डेवलपिंग स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे डेवलपमेंट का डी ई सब कुछ आ जाता है। अब ये जो गरीब लोगों की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, नंबर ऑफ
जो पोवर्टी है, जो पोवर्टी में लोग रह रहे हैं उनके नंबर कम होने लगते हैं, बट पूरी तरीके से गरीबी खत्म नहीं हुई भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी भी गरीब भिखारी लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट धीरे धीरे आ रही है। 50 से 60 साल में पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया। अच्छा, अंडर डेवलप का एग्जाम्पल रह गया, उसका एग्जाम्पल है तुम्हारा आज के टाइम का भैया पाकिस्तान, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें हमारा पिकाचू रायचू में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डेवलप्ड स्टेज। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे डेवलपमेंट पूरी तरीके से आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एक भी भिखारी नहीं होगा, एक भी गरीब इंसान नहीं होगा, बट बहुत कम रेशियो में होगा। एडवांसमेंट बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो 3 स्टेजेस तुम्हें डेवलपमेंट के समझ में आए, अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग और डेवलप। क्लियर है? चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कि सर ये जो डेवलपमेंट है इसका हम करेंगे, अचार डालेंगे। देखो भैया, डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक औकात। हाँ, इट्स नॉट औकात, इट्स औकात। मतलब जब भी 2 बच्चे आपस में भिड़ते हैं, पैसे वैसे की शोशाबाजी करते हैं, तो क्या दिखाते हैं कि देख मेरी जेब में कितना रोकड़ा पड़ा है, फिर वो कहता है देख मेरे घर में कितना पैसा पड़ा है। तो बेसिकली आपको कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो सेम उसी तरीके से जब 2 देशों को आपस में कंपेयर किया जाएगा, तो कैसे कंपेयर करेंगे कि तेरे यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा अमीर है, मेरे यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा अमीर है? अरे सिंपल सी बात है भाई, यूएस के लोग ज्यादातर सबसे ज्यादा अमीर हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं बहुत सारे अमीर लोग, बट कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए आता है यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक मेथड, और एक ऐसा मेथड जो कि वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया, और इसका नाम है एवरेज इनकम अका, एज नोन एज पर कैपिटा इनकम। क्या होता है? बड़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझो कि यार 2-4 लोग जो है वो घूमने गए, ठीक है, और घूमने जब गए तो उन्होंने कॉन्ट्री करी, पहला केस। अब कॉन्ट्री करी तो जिसकी जेब में जितना पैसा था उसने दे दिया, लेकिन अब दूसरी बार जब ये लोग घूमने गए तो इन्होंने कॉन्ट्री नहीं करी। एक आदमी ने बोला कि देख भाई, मैं एक एवरेज निकाल रहा हूँ, इतने का बिल आया है, और मैं उस सबको 5 लोगों से डिवाइड कर दूंगा, जितना जितना पैसा बनेगा इतना सबको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री, मतलब कि जितने भी लोग आपके कंट्री के अंदर रहते हैं, डिवाइड बाय टोटल इनकम। मतलब देश की जितने भी सुई से लेकर हाथी तक देश के अंदर कुछ भी बनाया जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है, उस सारी इनकम को प्लस करो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पीपल से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान एवरेजली कितना कमा रहा है। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब इससे पता चलता है कि भैया कौन सा जो देश है वो डेवलपिंग स्टेज पे है, कौन सा देश अंडर डेवलपिंग स्टेज पे है, और कौन सा देश डेवलप्ड है। अब वर्ल्ड बैंक ने इसके साथ हमें कुछ मेजरमेंट्स भी दी थी कि फलाना अमाउंट अगर एक देश का इंसान कमा रहा है, अगर एक देश का इंसान फलाना अमाउंट एवरेजली कमा रहा है, इट मीन्स वो डेवलपिंग स्टेज में है। एक देश का इंसान अगर फलाना अमाउंट कमा रहा है तो वो देश डेवलप्ड स्टेज पे है, और अगर एक देश का इंसान उस अमाउंट से कम कमा रहा है तो समझ जाओ वो एक अंडर डेवलपिंग स्टेज पे है। अब जितना प्यारा ये हमें एवरेज इनकम दिख रहा है उतना प्यारा भाई है नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, और डीमेरिट सबसे पहले ये आता है कि ये जो एवरेज इनकम है ना, वो डिस्पैरिटीज को छुपाता है। डिस्पैरिटीज का मतलब क्या है? कमियों को छुपाता है। कैसे छुपाता है? देखो भैया, एवरेज इनकम के अंदर आप सारे लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, आप बुढ़े से लेकर और एक नकारा बच्चे को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ये तो वैसे भी कुछ नहीं कमा रहे, ठीक है। तो जब इनको मैं एवरेज में इनकी इनकम निकालूंगा, एक वो बच्चा जो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है उसकी एवरेज इनकम भी निकल के आ गई, उसको बेचारे को ये नहीं पता कि दूध पीना है कि पानी पीना, उसकी भी एवरेज इनकम निकल के आ गई। एक वो अंकल जो जाके सुबह पार्कों में ताश खेल रहे हैं, उनकी भी एवरेज इनकम निकल के आ गई। तो भाई ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि भैया जो हमारी एवरेज इनकम है ना, ये एक्चुअल प्रोपोर्शन नहीं बता पाता, ये ढंग से मेजरमेंट नहीं दे पाता। इससे मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझो, एक है कंट्री ए और एक है कंट्री बी। अब कंट्री ए के अंदर हमारे पास रहते हैं 20 अंबानी अडानी टाइप लोग, और 80 सॉरी टू से गरीब एंड भूखे नंगे लोग। तो इसकी जब एवरेज इनकम निकाली तो इसकी एवरेज इनकम आई 5,000। उसके बाद जो कंट्री बी है वहां पे रहते हैं 20 अमीर लोग, 30 मिडिल क्लास लोग और 50 गरीब लोग। इसकी भी एवरेज इनकम निकाली तो वो भी 5,000 आई। डिफरेंस समझ रहे हो? नहीं समझ आया सर? 5,000 इसका, 5,000 इसका। ध्यान से समझना, यहाँ पे 20 लोग थे और 80 गरीब थे जो बिल्कुल नहीं कमा रहे, और यहाँ पे बेसिकली 50 लोग हैं, क्योंकि 20 अमीर और 30 मिडिल क्लास, तो 50 लोग कमाने वाले हैं। बट यहाँ पे ये जो 20 लोग हैं ना, वो 20 लोग उन 80 लोगों को भी कवर कर रहे हैं। तो क्या हुआ? दिख रहा है ना डिस्पैरिटीज तुम्हें यहाँ पे? तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। तो अब कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज। कि भैया डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। तो
तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि भैया देखो, एक चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है, खासकर इकोनॉमिक्स में, दैट इज GDP। GDP का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, ज्यादा फॉर्मल हो रहा हूँ मैं, प्यारी भाषा में समझाता हूँ। GDP का मतलब है कि आपके देश में सुई से लेकर हाथी तक जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, जो भी सर्विसेज बेची जा रही हैं, उन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करो एंड दैट इज योर कंट्रीज इनकम। मतलब कि आपके देश में कितनी चीजें बिक रही हैं, उनसे कितना पैसा आ रहा है, उन सबको सम अप करो और आपको पता चल जाएगा कि आपके देश की इनकम कितनी है। आज के टाइम पे इंडिया की इनकम है $3 ट्रिलियन। हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, ध्यान रखना। अब इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज से। जैसे आज के टाइम पे जो US है, उसकी $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसकी $21 ट्रिलियन की GDP है। तो कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना कैसे किया जा रहा है? दिस इज कॉल्ड GDP। बट एक और टर्म आती है इसी के साथ एंड दैट इज GNP। GNP का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ भाई? देखो, एक सिंपल सी बात है कि घर में आप कमा रहे हो लाख रुपए, ठीक है, तो मतलब मैं मोटा मोटा मान लूं आपकी 1 लाख रुपए इनकम है? नहीं, 1 लाख इनकम नहीं है आपकी। आप 1 लाख में से 20,000 रुपए की EMI भर रहे हो, 20,000 रुपए आप बच्चों की फीस भर रहे हो, 20,000 आपका किराया वगैरह जा रहा है, 10,000 राशन का मान लेते हैं, तो आखिरी में जो आपके 10-15,000, आई थिंक 10,000 जो बचे, दैट इज योर रियल इनकम। क्योंकि ये आपके पास सेविंग अमाउंट है ना। GNP भी ऐसे ही है। GNP में से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब GDP जो है आपका, उसमें से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हटा दो तो आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, आपका GNP निकल के आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो समझ आया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से मुझे एक चीज याद आई कि भैया देखो, ये 1 शॉट वीडियोज है और 1 शॉट के अंदर हमारा टाइम कम रहता है, तो इस टाइम में स्पीड ज्यादा रहती है। तो तुम लोगों को मेरे ख्याल से क्या आने भी चाहिए भाई, डाउट्स आएंगे। तो ये डाउट्स कहाँ पूछोगे? ये डाउट्स आप पूछोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अपने डाउट्स है ना भर दो कमेंट सेक्शन। मतलब जो जो तुम्हें आ रहा है डाउट लिख दो भाई, सब कुछ लिख दो। एक सेपरेट वीडियोस में तुम्हारे डाउट सेशन भी बनाऊंगा, हर एक डाउट को कंसिडर किया जाएगा। प्लीज अपने आप को ये मत सोचना कि सर मेरा तो शायद बच्चों वाला डाउट है, मेरा बूढ़ों वाला डाउट है। अरे डाउट होता है, तुम्हारे पास जो भी डाउट आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, घेर दो उसे फेंक के मारो कमेंट सेक्शन में। और इसलिए क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग से ना निकले, क्योंकि एक डाउट की कीमत तुम नहीं जानते क्या होती है, वो पूरा चैप्टर खा जाता है दिमाग की तरफ। इसलिए डाउट मत रखना, पूछ लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। भाई देखो, एक सिंपल सी बात है कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि एडवांसमेंट आएगी, तो एडवांसमेंट ना खाली पैसों से नहीं है, ठीक है। अच्छा, नहीं समझ आ रहा होगा, एग्जांपल से समझो कि जो पापा है या जो मम्मी है, वो हमेशा कंपैरिजन तुम्हारा शर्मा जी के लड़के से या वर्मा जी के लड़के से करती होंगी। बट भाई वर्मा जी शर्मा जी के लड़के जो है वो नंबर में बढ़िया है, लेकिन किसी दिन अगर तुम बोल दो शर्मा जी के लड़के की भी गर्लफ्रेंड है, मैं भी बना लूं क्या, ऐसा कान के नीचे बजाएंगे ना, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज पैसे से नहीं तौली जाती। इसलिए हमारे पास एक सेकंड चीज आती है जो कि ये है कि भैया इनकम के सिवाय और क्या क्या चीजें हैं जो कि डेवलपमेंट में कंसिडर करी जाती है, क्योंकि खाली पैसे से ही तो डेवलपमेंट नहीं नापी जाएगी ना। तो बात आती है कि जिस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई बहन में क्या होता है, ठीक है, अब एक किसी का चहीता हो गया मम्मी का, एक किसी का चहीता हो गया पापा का, तो अब क्या करेंगे, वो भी कंपैरिजन क्रिएट करेंगे कि फलाने को देखा है तूने, मेरा जो बड़ा लड़का है वो कितना अच्छा है, कितना होशियार है, सारे घर के काम करता है, सारी जिम्मेदारी करता है। अब तुम कितने भी अच्छे नंबर ला रहे हो भाई, वो सब धरे के धरे रख दिए जाएंगे क्योंकि वो काम कर रहा है। सेम उसी तरीके से जो पैसा है वो नंबरों की तरह धरा का धरा रख दिया जाएगा, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब मैं अपने देश में बाकी स्टेट्स को कंपेयर करूंगा आपस में, कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो कैसे करूं? खाली पैसे से तो नहीं कर सकता, तो उससे करूंगा मैं अदर फैक्टर से, जैसे कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने बच्चे पढ़े लिखे, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने बच्चे स्कूल जाते, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर रहे हैं, ठीक है। तो इन की टर्म्स को जरा समझते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि भैया 1 साल की उम्र से पहले 1000 में से कितने बच्चे मर रहे हैं, इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया एक बच्चा 7 से 15 साल की उम्र तक का जिसको अपनी लैंग्वेज लिखनी, बोलनी, पढ़नी, समझनी आती हो, उसको लिटरेट बोला जाता है। अब लिटरेट इसलिए ताकि वो अपने लिए डिसीजन ले सके, उसको पढ़ना आता अपनी लैंग्वेज को, समझ गए। पढ़ा लिखा मतलब ये नहीं होता जो बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो, वो एजुकेटेड होता है। लिटरेट डिफरेंट होता है, समझ आई बात। अब दूसरी चीज आती है हमारी नेट अटेंडेंस रेशियो। तो भैया नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है?
स्कूल जाएगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। इसका मतलब ये है कि भैया 100 में से कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल जाओगे तभी तो लिटरेट हो पाओगे। तो ये सारे की टर्म्स हैं जिससे हम बाकी स्टेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सी बढ़िया है कौन सी बेकार है। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जो कि तुम्हारे बुक में दे रखा है, वो ये है पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंशन रेशियो, और 3 स्टेट दे रखी है, हरियाणा, केरला, बिहार। देखो भाई सिंपल सी बात है, हरियाणा की तुम्हें पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा दिख रही होगी, उसके बाद केरला, बिहार का तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे हरियाणा में 36 बच्चे, ठीक है, 36 बच्चे मर रहे हैं, केरला में सिर्फ 12 मर रहे हैं, बिहार में 42 मर रहे हैं। उसके बाद लिटरेसी में देखोगे हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है, बिहार में 62 है, ये तो हर चीज में ही पीछे है भाई। नेट अटेंडेंस पे देखोगे 61, 83 एंड 48। तो इससे एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि हरियाणा के अंदर बेशक पैसा ज्यादा कमाया जा रहा है, बट वो केरला से पीछे है। केरला के अंदर थोड़ा बहुत पैसा शायद बेशक कम कमाया जा रहा है, बट बाकी चीजों में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, इसका मतलब वो डेवलप्ड है। और ये तो हमने हमेशा बचपन से सुना है कि भैया केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा रही है, सबसे हाईएस्ट रही है। और वो क्यों रही है? क्योंकि वो लोग ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो लोगों की हेल्थ पे और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो समझ में आ गया मुद्दा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया, अच्छा ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हारा क्लियर करा दिया कि केरला के पास बेटर IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे है इतनी पर कैपिटा इनकम के बावजूद भी। तो सिंपल सी बात यह है कि देखो भैया, वहाँ पे क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे PDS, क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा, फूड सिक्योरिटी के अंदर PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशनिंग शॉप्स और ये सारा, वहाँ पे वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो चावल की जगह कंकड़ पकड़ा देते हैं, बट वहाँ का अच्छा है PDS। दूसरी चीज आती है कि भैया स्कूल्स एंड कॉलेजेस बढ़िया हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट एक्चुअली में बढ़ती है। समझ आई? ठीक है, तो आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या है? देखो भाई, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आप जो हो या आपकी जो बॉडी है वो क्या ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि क्या आप जो है कुपोषित हो, क्या ओवरवेट हो, या क्या एक नॉर्मल इंसान। तो ये कैसे पता चलता है? तो बॉडी मास इंडेक्स BMI का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है बड़े ध्यान से समझना, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, ऐसे कर लो, हाइट का स्क्वायर अपॉन में वेट, इस तरीके से कर लो। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भैया जो हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए और जो वेट है वो किलोग्राम में होना चाहिए। और जब आप ऐसे करके उसको निकालते हो तो आता है हमारा BMI। अब BMI कैसे निकलता है? अगर आपका BMI 18.5 से कम जा रहा है तो समझ जाओ आपको अपनी जेब में 5-5 के 2 सिक्के डालने की जरूरत है, क्योंकि आप कुपोषित है। दूसरा आता है, अगर आपका 18.5 से 25 के बीच में आता है, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान हो। और अगर आपका 25 से ज्यादा आ रहा है तो समझ जाओ साउथ अफ्रीका के बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वो आपकी वजह से मर रहे हैं, क्योंकि आप ओवरवेट हो। समझ गए? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब है कि देखो भैया, जो डेवलपमेंट है ना, वो खाली पैसे से, रोटी कपड़ा मकान से नहीं आती, बाकी बहुत सारी चीजों से आती। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जो अंबानी है वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसको भी उसी जाम में फंसना पड़ता होगा जो कॉमन लोग जहाँ पे फंसते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उनको भी दिल्ली की उसी पॉल्यूशन में रहना पड़ रहा है जिसमें हम रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटी, कि आप हर चीज पैसे से नहीं खरीद सकते। और यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स। पैसा हर कुछ नहीं खरीद सकता, और तुम्हें पता है अगर खरीद सकता होता तो शायद क्रश का अट्रैक्शन होते थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है, देखो भाई, वही वाली बात अभी मैंने बताया, पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो क्या करें? तो हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे पैसा और कमा सके। ठीक है, मतलब कि अपनी लाइफ के लिए काम करना चाहिए, अपने गोल्स के लिए काम करना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए काम करना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कंपैरिजन करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक एवरेज इनकम निकाला था, जिसमें पैसों से हम कंट्रीज को तौल रहे थे कि कौन सी कंट्री अमीर है, कौन सी गरीब है, कौन सी बिल्कुल ही लोअर लेवल पे है। बट अभी एक और आता है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 चीजें निकाल के देता है। पहला, सबसे पहला आपको देता है HDI, और दूसरा देता है HDR। HDI और HDR क्या है? HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब हर बुक के फ्रंट पेज पे आपको एक इंडेक्स मिलता है जहाँ पे हर चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे रखा होता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसी तरीके से HDI, UNDP क्या करता है? हर कंट्री को ना एक लिस्ट बना के देता है, एक इंडेक्स बना के देता है कि देखो भाई ये चीजें हैं, आप अपनी कंट्री में इसका सर्वे करा लो, और जब आप सर्वे करवा लो तो उसकी रिपोर्ट हमें भेज देना, फिर हम एक रैंकिंग निकालेंगे, आपका रिजल्ट निकालेंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा बढ़िया है, कौन सी बेकार है।
इसी के बाद अब जब ये इंडेक्स पे सर्वे हो जाता है, उनके पास रिपोर्ट चली जाती है, फिर निकलता है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर होती है रैंकिंग, और इसमें पता चलता है कि भैया कौन सी कंट्री जो है वो सारे सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लेके आई और कौन सी जो है वो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जो इंडिया है वो इस समय श्रीलंका से पीछे है। ऐसा क्यों? ठीक है, तुम कहोगे श्रीलंका से पीछे, ऐसे कैसे पीछे, हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भाई हम पैसों से बेशक आगे, लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाए, अब HDI के अंदर आता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। HDI के अंदर लिटरेसी रेट आता है, HDI के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, HDI के अंदर डेथ रेट आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो आता है, इतने सारे फैक्टर्स आते हैं। और बताऊं और क्या आता है? हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है कि आपके देश के अंदर जो लोग हैं वो खुश हैं भी कि नहीं, बस घोड़े की तरह भागे जा रहे हैं सब। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है हमारा HDI के अंदर, और इसके बेसिस पे रैंक निकाली जाती है। आई बात समझ में? क्लियर है? इंडिया की आई थिंक 133 रैंक है और 75 या 74 श्रीलंका की है। तो खुद ही देखो ना कितना अंतर है, हम शायद बहुत सारी चीज़ों में पीछे। और यही है ह्यूमन डेवलपमेंट कि जब इंसान के ऊपर काम किया जाएगा तो एट दी एंड वो पैसा तो आ ही जाएगा, बट जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो वो नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। तो हम जिस स्पीड से भाग रहे हैं ना, जिस स्पीड से हम लोग डेवलपमेंट चाह रहे हैं, जिस स्पीड से हमें डेवलपमेंट मिल रही है, उस स्पीड से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। और तुम्हें पता होगा भैया नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उनको बनने में बहुत समय लगेगा। मतलब हम लोग जब निपटेंगे तब जाके डायनासोर जो है वो कहीं स्कूटियों पे बैठ के गेड़ी मार पाएंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो तभी बनेगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो अभी रिसोर्स है उसको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी चलाना बंद कर दें। ठीक है, पेट्रोल बचा लो तो घोड़े पे तो घूमेंगे नहीं, है ना? तो क्या करें, ऐसा करें क्या? तो यहीं पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी एक सिंपल सी फॉर्मुलेशन ये है कि भैया जितना आपके पास रिसोर्स है उसको यूज करो अकॉर्डिंग टू योर नीड, और जो बच जाए उसको रख दो आगे आने वाली जनरेशन के लिए। इट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, गांधी जी जाते जाते एक कोट जरूर कह के गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कह लो या डेवलपमेंट के लिए, कि भैया हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो बहुत सारे, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ लोगों की नीड पूरा करने के लिए है। वो नेचुरल रिसोर्स किसी एक इंसान की ग्रीड भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रीड तो मल्टीप्लाई होती रहती है। दैट्स इट आज के चैप्टर के लिए। एक चीज मैं कह के जाऊंगा कि भैया देखो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने रिव्यूज, अपने कमेंट्स शेयर जरूर से करना, और प्लीज लाइक जरूर से करना। सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, मुझे पता है। हाँ ठीक है, मत करना, और 2-3 वीडियोस ले आता हूँ। अच्छा लगे, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आए तो बिल्कुल वो करके जाना। और अब सीधा मिलेंगे हम डे 3 में। चलो तो फिर बाय।